गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द्वितीय वर्ष पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, आपका सी भाषा का विषय कोड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड एवं अन्य सभी ब्रांचेज में सी भाषा यह सब्जेक्ट आपका चलता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेस्टिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। ये नेस्टिंग वर्ड आपने पहले परिचय में पढ़ रखा है सी भाषा के। आज इसके बारे में हम विस्तार से सीखेंगे कि नेस्टिंग क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों की नेस्टिंग हो सकती है और कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनमें नेस्टिंग की वजह से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरा नाम भरत गोकलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर साइंस विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेस्टिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज़ कंटेन्ड विद इन अनदर कंट्रोल स्टेटमेंट। आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स, स्विच केस इत्यादि ये सभी चीज़ें आती हैं। दूसरे होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी साइक्लिक स्टेटमेंट्स, जिसमें आते हैं लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाहते हैं, जब भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट आता है तो इसे नेस्टिंग कहते हैं। नेस्टिंग शब्द नेस्ट शब्द से निकला है और नेस्ट को हिंदी में कहते हैं घोंसला। तो जिस प्रकार चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, परत के अंदर परत, एक परत के अंदर दूसरी परत, उसी प्रकार एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरे के अंदर तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट, इस प्रकार की संरचना को हम नेस्टिंग कहते हैं या नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यू कैन डू दिस टू मैनी लेवल्स। ऐसा नहीं है कि केवल एक के अंदर दूसरा समायोजित हो तभी नेस्टिंग कहलाएगी। हम कितने भी लेवल्स तक जा सकते हैं, किंतु वो काफ़ी कठिन होगा। इसलिए यहाँ हम जो पढ़ेंगे उसमें केवल एक लेवल तक की नेस्टिंग पढ़ेंगे। Building up elaborate composites of various control statements. The compiler interprets this hierarchy, treating a composite control statement as a single statement for the purpose of determining what is affected by next higher level of control. तो यहाँ ये कहना चाहता है कि इस तरह की संरचना जो है नेस्टिंग की, उससे प्रोग्रामिंग के दौरान काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। और जो हमारा कंपाइलर है वो इस कंप्लीट संरचना को एक ही कथन मानता है। इसलिए जो सॉल्यूशन है, जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, उनकी साइज़ भी छोटी हो जाती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। कुछ फ़ायदे हैं ये। सो देयर आर फॉलोइंग नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। सी भाषा में निम्न कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जैसा आपका बताया, नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट का अर्थ है एक के अंदर दूसरी चीज़। तो यहाँ 5 चीज़ें हैं, यानी नेस्टेड इफ़ पहली चीज़ है। नेस्टेड इफ़ का मतलब है इफ़ के अंदर इफ़, यानी इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स। नेस्टेड स्विच का मतलब है स्विच केस के अंदर एक और स्विच केस। नेस्टेड वाइल लूप का अर्थ है वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप। नेस्टेड डू वाइल लूप का अर्थ है डू वाइल लूप के अंदर एक और डू वाइल लूप। और नेस्टेड फॉर लूप का अर्थ है फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। सबसे पहले दिखाया गया सिंटैक्स जो है नेस्टेड इफ़ का। तो जैसा आपको बताया था, एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, या एक शर्त के अंदर दूसरी शर्त। जैसे मैंने कहा, इफ़ यदि कंडीशन 1 जो शर्त पहली है वो ट्रू हो जाती है, तो इफ़ के अंदर एंटर होते ही जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन 2, तो यहाँ हम पॉइंटर का यूज़ करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन 1, यानी यदि पहली शर्त सत्य है तो अंदर एंटर होते ही फिर से चेक करेगा इफ़ कंडीशन 2 क्या दूसरी शर्त भी सत्य है, यानी कि दोनों कंडीशन पहली और दूसरी सत्य होती हैं, तो आपका ये जो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होगा। यदि पहली कंडीशन असत्य हो जाती है तो उस अवस्था में सीधा आ जाएगा इसके एल्स ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ यदि कंडीशन 2 असत्य हो जाती है तो उस कंडीशन में भी यदि यहाँ इसका एल्स लिखा हुआ है तो यहाँ चला जाएगा, अदरवाइज़ बाहर निकल के फर्स्ट के एल्स में चला जाएगा।
कुल मिलाकर इस प्रकार से नेस्टेड इफ़ काम करता है, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो नेस्टिंग में क्या होता है। इसे कहते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच के अंदर एक और स्विच। आप स्विच केस के बारे में पहले भली भांति जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले स्विच के साथ हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अंदर एंटर होने पर आप जो भी पहले वाले स्विच का केस लिखना चाहते हैं वो केस लिखें। केस के अंदर आप यहाँ ध्यान रखिए कि स्विच के अंदर जो है स्विच डायरेक्ट नहीं आएगा। स्विच के अंदर किसी भी केस के अंदर अगेन स्विच आ सकता है। तो देखिए आप पहला स्विच है, इसका अंदर पहला इसका केस है, उस केस के अंदर दोबारा स्विच आ रहा है। तो यहाँ हमने दोबारा स्विच लिया। अगर केवल इसी पर्टिकुलर ब्लॉक को देखता हूँ तो मुझे केवल एक स्विच केस दिखेगा। यदि इस पूरे को छुपा देता हूँ तो पुनः सिर्फ एक स्विच केस दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका किसी स्विच के अंदर नेस्टिंग कैसे होती है? पहले वाले आउटर जो स्विच है उसके अंदर किसी भी केस के अंदर आप दूसरा स्विच केस ले सकते हैं। इसी तरह आप इसके पहले वाले के जो केस और हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ केस कांस्टेंट 1 था, केस कांस्टेंट 2, देन इस प्रकार से आप बढ़ेंगे। देन लास्ट में डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस आता है। तो आप क्योंकि स्विच केस पहले से जानते हैं इसलिए नेस्टेड स्विच केस का अर्थ है एक स्विच केस के अंदर किसी भी केस में दूसरा स्विच केस। तो ये बेसिकली था नेस्टेड स्विच केस। आगे बढ़ते हैं तो ब्रांचिंग के अंदर केवल इफ एल्स और स्विच केस इनकी नेस्टिंग संभव है। लूपिंग के अंदर हम तीनों लूप्स की जो है नेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है सिंटैक्स फॉर अ नेस्टेड वाइल लूप स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एज फॉलोज। सी भाषा में जो वाइल लूप है उसकी भी नेस्टिंग संभव है और वाइल लूप की नेस्टिंग का अर्थ है वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप। और यहाँ आपको सिंटैक्स प्रदर्शित हो रहा है। हम नॉर्मल वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप अंदर वाले वाइल लूप को छुपा देंगे तो केवल आपको एक ही वाइल लूप दिखेगा। यदि बाहर वाले वाइल लूप को मिटा देंगे तो पुनः अंदर वाला ही एक ही दिखेगा। परंतु एक साथ देखने पर आपको ऐसा लगेगा एक वाइल कंडीशन एंटर होते ही फिर से दोबारा वाइल कंडीशन और जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। ये स्टेटमेंट्स पहले वाइल लूप के लिए हैं और जो आउटर वाइल लूप के लिए हैं वो ये स्टेटमेंट्स हैं। तो जब हम कोई प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लूप नेस्टिंग में काम करते हैं। इसी तरह नेस्टेड डू वाइल लूप क्या मतलब है? एक डू वाइल लूप के अंदर दूसरा डू वाइल लूप। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू उसके स्टेटमेंट्स, इसके अंदर घुसते अगेन डू उसके स्टेटमेंट्स। ये पहले वाले डू का वाइल बंद हो रहा है और ये ऊपर वाले जो है उसका बंद हो रहा है। तो हम लोग थे यहाँ पर। तो ये बेसिकली है नेस्टेड डू वाइल लूप जहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार से एक डू वाइल लूप के अंदर दूसरा डू वाइल लूप हो सकता है। अ फाइनल नोट ऑन लूप नेस्टिंग इज़ दैट यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड एनी टाइप ऑफ लूप। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि वाइल के अंदर वाइल, डू वाइल के अंदर डू वाइल या फॉर के अंदर फॉर ही आ सकता है। आप किसी भी लूप में कोई सा भी लूप नेस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, अर्थात वाइल के अंदर डू वाइल अर्थात डू वाइल के अंदर वाइल, फॉर के अंदर वाइल, यहाँ कुछ भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हैं। जो तीसरा और अंतिम लूप है वो है फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। तो सी प्रोग्रामिंग अलाउज वन लूप इनसाइड अनदर लूप। तो ये जो सेक्शन है वहाँ फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। तो यहाँ सबसे प्रचलित जो लूप है नेस्टिंग के लिए वो फॉर लूप ही है। अब इसका उत्तर ये है कि हर लूप जो है उसके तीन चीज़ें चाहिए, स्टार्टिंग, एंडिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब वाइल लूप या डू वाइल लूप ये दोनों लूप्स में जो है स्टार्टिंग अलग लाइन में लिखी होती है, एंडिंग अलग लाइन में लिखी होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग लाइन में लिखा होता है। परंतु फॉर लूप के अंदर ये तीनों, स्टार्टिंग मतलब इनिशियलाइजेशन, एंडिंग मतलब कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तीनों एक ही लाइन में होती हैं। तो नेस्टिंग में फॉर लूप सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे प्रोग्राम की साइज़ छोटी होती है और आसानी से इसको समझा जा सकता है। पहला फॉर लूप है उसका इनिशियलाइजेशन है, उसकी कंडीशन है एंड उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। एंटर होते ही अंदर दूसरा फॉर लूप है जिसके भी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है। फिर जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो लिखे हुए हैं।
और ये पहले वाले फॉर लूप, अंदर वाले फॉर लूप के स्टेटमेंट्स हैं, और ये बाहर वाले फॉर लूप के स्टेटमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से जब भी लूपिंग में नेस्टिंग की बात आती है, देन वी आर फ्री टू यूज़ नेस्टेड फॉर लूप। वाइल लूप या डू वाइल लूप को नेस्टिंग में लेने की बजाय बेहतर होता है कि जब भी नेस्टिंग करनी हो और लूपिंग की डिमांड हो, उस कंडीशन में फॉर लूप ही एक बेहतरीन चुनाव होता है। तो ये आपने देखा कि तीनों लूप्स बेसिकली इस प्रकार से काम करते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम बना हुआ है जिससे आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से जो है नेस्टिंग काम करती है किसी भी लूप के अंदर। यहाँ ऊपर लिखा हुआ अ फाइनल नोट ऑन लूप नेस्टिंग, ये पुनः रिपीट हो रही है कि फाइनल नोट है कि यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड एनी टाइप ऑफ लूप। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप कैन बी इनसाइड वाइल लूप और वाइज वर्सा। वाइज वर्सा का अर्थ होता है यहाँ इसका उल्टा। तो आप चाहें तो फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी ले सकते हैं, या उल्टा वाइल लूप के अंदर फॉर लूप भी ले सकते हैं, अर्थात किसी भी लूप में किसी अन्य लूप की नेस्टिंग संभव है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फ़ायदा क्या रहता है कि आप जब भी लूप के अंदर नेस्टिंग की बात आती है, उस अवस्था में सबसे बेहतरीन आपके पास विकल्प है फॉर लूप। तो यहाँ बेसिकली हम एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेज अ नेस्टेड फॉर लूप टू फाइंड द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 100। 2 से लेकर 100 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको यहाँ प्रदर्शित करना है, और इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित न होते हों। इसका कहने का अर्थ है कि दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होता ही होता है, और दुनिया का हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता ही होता है। यदि 1 को और स्वयं को छोड़ दें, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य नंबर से यदि डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, और यदि किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि वो प्राइम नंबर है। और हम गणित में पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबरों में आते हैं 2, 3, 5, 7, और इसके बाद इस तरह से पूरी सूची चलती रहती है। तो आपको जो प्रोग्राम बनाना है उसमें 2 से लेकर 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स को आपको छापना है। अब ये काम होगा नेस्टेड लूप से। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड की, #include stdio.h। देन आपने मेन फंक्शन लगाया है। इसके बाद लोकल वेरिएबल्स की घोषणा की है। तो आपको जब भी नेस्टेड लूप चलाने हैं तो बेहतर रहता है आप 2 वेरिएबल ले लें, i और j, यानी आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, int i, j। इसके बाद पहला फॉर लूप आपने चलाया है जो चल रहा है 2 से लेकर 100 तक। जैसे हमारी प्रोग्राम की डिमांड है कि आपको 2 से 100 तक के प्राइम नंबर छापने हैं, तो पहला लूप तो केवल 2 से 100 तक नंबरों को चलाएगा। पहले 2 से एंटर होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4, 5 और ऐसे 100 तक ये हर बार एंटर होगा। और अंदर घुसते ही एक और लूप चल रहा है जिसमें बेसिकली लिखा हुआ है फॉर j = 2, j <= i अपॉन j, j++। i अपॉन j का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका वेरिएबल है ऊपर से आ रहा है i, वो आ रहा है सबसे पहले 2। इसके अंदर वापस से j से ही भाग देगा और चेक करेगा कि क्या इससे छोटा या बराबर है। अभी सीख लेते हैं कि कैसा होगा। अंदर लिखा हुआ है इफ़ i%j नॉट i%j। ये एक्सक्लेमेनेशन मार्क का अर्थ है नॉट, और i%j का मतलब है i में j का भाग देने पर यदि आपका पास 0 बचता है, देन इसको करना है ब्रेक। इफ़ फैक्टर फाउंड नॉट प्राइम, यदि आपको लग गया कि किसी से भी डिवाइड हो चुका है, इसका अर्थ है कि ये प्राइम नहीं है। यदि इसकी विपरीत कंडीशन आती है इफ़ j इज़ ग्रेटर देन i डिवाइडेड बाय j, डिवाइड का मतलब हुआ हम i में j का भाग दे के देख रहे हैं कि उत्तर क्या प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन का अर्थ है कि अगर ऐसा होता है इसका मतलब किसी से भी विभाज्य नहीं हुआ, तो यहाँ हम छाप देंगे कि द नंबर इज़ प्राइम। एक बार इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमें छापना है 2 से लेकर 100 तक। सबसे पहले पहला वाला लूप एंटर होगा 2 से, दूसरे वाले लूप में भी शुरुआत होगी 2 से, और यहाँ चेक करेगा i अपॉन j यानी कि 2/2। अब 2/2 का मान क्या होता है? 1। ये ले लेगा कि क्या j 1 से छोटा या बराबर है।
अब जे का मान तो 2 है, वो 1 से छोटा या बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये अंदर एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे आएगा अंदर वाला लूप ही अगेन होगा जे बराबर 3 से। तो जे लेस देन इक्वल टू आई अपॉन जे, मतलब शुरुआत में जो था 2/3, 2/3 का उत्तर होगा 0। तो यहाँ पर आएगा ठीक है बराबर 0, और उस अवस्था में आपका जे का मान यहाँ नीचे प्रिंट हो जाएगा। चेक करेगा इफ़ नॉट आई परसेंट जे, आई का मान है 2 और जे का मान है 3, तो 2/3, 2/3 का वैल्यू होता है 0, नॉट 0। नॉट 0 का मतलब है कि नॉन जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स होते ही इसके अंदर नहीं जाएगा और चला जाएगा लास्ट इफ़ स्टेटमेंट में। इफ़ जे ग्रेटर देन आई लेस देन जे, क्या जे का मान जो है 2 वो आई लेस देन जे, आई डिवाइडेड बाय जे, हाँ इससे बड़ा है, तो उस कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा कि प्राइम। तो ये परसेंट डी इज़ प्राइम मतलब 2 इज़ प्राइम, देन अगली लाइन में 3 इज़ प्राइम एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपका ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ हम अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। ये लास्ट स्लाइड है आपकी। 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, 7 इज़ प्राइम। तो 2 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।